नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बस्तियों पर बवाल, एनजीटी के सवाल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सत्तासीन भाजपा जहां इन बस्तियों को लेकर चिंतित होने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष भाजपा को ही आड़े हाथों लेकर बस्तियों को वोट बैंक के रूप में यूज करने तक ही सीमित रहने की बात कह रहा है। उत्तराखंड में लगभग 582 मलिन बस्तियां हैं। सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां देहरादून नगर निगम क्षेत्र में है। एनजीटी वार नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मलिन बस्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया। विपक्ष मलिन बस्तियों के पुनर्वास को बड़ा मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार 15 सालों से देहरादून में भाजपा की सरकार है, फिर भी इन बस्तियों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। हर बार भाजपा अध्यादेश लेकर अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाती है। कांग्रेस का मानना है कि इस बार उनकी जीत के बाद जो नगर निगम का बोर्ड बनेगा वो मलिन बस्तियों का भला करेगा। वहीं उक्रांत का कहना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इन बस्तियों को सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखती हैं। इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कई मुद्दे पार्टी प्रत्याशी उठा रहे हैं, लेकिन मलिन बस्तियों का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। देहरादून नगर निगम की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 162 मलिन बस्तियां हैं। हर चुनाव में इनके पुनर्वास और बस्ती वासियों को स्वामित्व देने की बात तो की जाती है, लेकिन फैसला कभी नहीं लिया जाता है। अब एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि रिस्पना बिंदाल के आसपास बसी बस्तियों को हटाया जाए ताकि नदियों का फ्लो न रुके और उनमें सीवर आदि गंदगी कम हो सके। हालांकि सरकार ने निकाय चुनाव के बाद इस पर कोई कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कहीं न कहीं बस्तियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद बनी भाजपा की सरकार में अब तक इन बस्तियों पर मंडरा रहे खतरे को रोकने के लिए 3 बार अध्यादेश ला चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बस्तीवासियों को पुनर्वास नहीं हो पाया है। अब एनजीटी ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर ही सवाल उठा दिए हैं। देहरादून को एक विकसित नगर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोग, जैसा अभी काऊ भाई कह रहे थे, कुछ लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि भाइयों बहनों, कोई जो है कोई बस्ती नहीं उजाड़ी जाएगी। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आप सबसे, कोई एनजीटी का कोई भी जो है इस प्रकार का आदेश नहीं है। हमने जो है पिछले 3 साल पहले भी हम एक्ट लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। हमने बस्तियों को बचाने के लिए, हम जानते हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं, और इन सबको नियमित करने के लिए हमने हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है। भाई यहाँ पर कोई कह रहे फ्लड जोन के अंतर्गत कार्रवाई होगी, कोई भी रायपुर विधानसभा का कोई वार्ड फ्लड जोन के अंतर्गत नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। अभी फ्लड जोनिंग हुई है, फ्लड जोनिंग की जो वैधता है अभी सरकार को उसको पता है कि जो फ्लड जोनिंग हुई वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा, एनजीटी के जो आदेश आ रहे हैं, तो हमने एक अध्यादेश लाए कि मलिन बस्तियों को प्रभावित न किया जाए। हाईकोर्ट के भी आदेश थे, तो वहां पर भी उस अध्यादेश के माध्यम से हम तीसरी बार मलिन बस्तियों को हमने सुरक्षा प्रदान की है। और अगर उससे इतर भी कोई बात होगी और हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएगा सीधे, हाईकोर्ट तो संभव तो नहीं चुनेगा। के साथ सबसे बड़ा धोखा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी की हरीश रावत सरकार ने लगभग 350 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दे दिया था। आपने उसमें रुकावट बनते हुए 3-3 साल का अध्यादेश जिस तरह से उनको पकड़ाया है, यह अध्यादेश नहीं, उनके सर पर लटक रही तलवार है। और ये मलिन बस्ती के लोग भली भांति जानते हैं। 2017 में आपको प्रचंड बहुमत मिला और ट्रिपल इंजन सरकार मिली। 2020 में वही सरकार रिपीट हुई, फिर से भारतीय जनता पार्टी को सर माथे बैठाया उत्तराखंड के लोगों। मलिन बस्तियों को लेकर एनजीटी के आदेश ने चिंता बढ़ाने के साथ ही राजनीतिक भी गरमा दी है।
भाजपा का मानना है कि वह मलिन बस्तियों को लेकर चिंतित हैं। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। फिर भी अगर बात ना बनी तो मलिन बस्तियों के निवासियों को विस्थापित किया जाएगा, किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेकर कह रही है कि अभी तक क्यों मलिन बस्ती वालों का विस्थापन नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई मलिकाना हक दिया गया। कहीं न कहीं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति गंभीर है। इस विषय पर कई बार उन्होंने विचार विमर्श किया और हमारी सरकार पूरी तरह बस्ती को बचाने की चिंता करती है, बसाने की चिंता करती है, तोड़ने की नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश भी है और उनकी सोच भी है कि किसी गरीब को बेघर न किया जाए। सोचेंगे, सरकार पहले भी पिछले 6 सालों से लगातार इस चिंतन में है कि हम इनको कैसे पुनर्वासित करें, कैसे व्यवस्थित करें, उसके लिए सोचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है इस विषय पर कि हम इनका पुनर्वास के बाद ही उचाड़ने की चिंता करेंगे। मलिन बस्तियों का पहले से हमारी स्पष्ट नीति उत्तराखंड में बननी चाहिए। मलिन बस्तियों को हमने बिंदाल और रिस्पना में जो परियोजना लागू करने की बात की, पहले तो उसमें स्पष्ट एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, जो मलिन बस्ती में जो उसमें प्रभावित हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, सबसे पहले ये होना चाहिए। और नए अतिक्रमणों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। यहाँ पर हुआ क्या कि देहरादून के अंदर जो पूंजीपति हैं, जितने बिल्डर्स हैं, उन्होंने नगर निगम की ज़मीनों पे कब्जा कर दिया है और डराने के नाम पर केवल जो छोटे कब्जाधारी हैं, चाहे मलिन बस्तियों के लोग हैं, उनको डराया और धमकाया जाता है चुनाव के मद्देनज़र। एनजीटी ने ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो देहरादून का भौगोलिक क्षेत्र है उसमें नदियों से बना हुआ ये पूरा क्षेत्र है। मलिन बस्तियों की बात करें, देहरादून में 162 मलिन बस्तियां, हरिद्वार में 122, नैनीताल में 55, उधम सिंह नगर में 121, पौड़ी में 21, चमोली में 21, टिहरी में 13, उत्तरकाशी में 20, चंपावत में 10 मलिन बस्तियां, पिथौरागढ़ में 21 मलिन बस्तियां, अल्मोड़ा में 9 मलिन बस्तियां और बागेश्वर में 7 मलिन बस्तियां हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव के बीच बस्ती को लेकर आया एनजीटी का आदेश फिर से बस्ती वालों की मुसीबत बढ़ा रहा है। अब देखना होगा निकाय चुनाव में विजय होने वाली पार्टी किस तरह इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास करती है। कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर से इन बस्ती वासियों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक मलिन बस्ती वाले लोगों का पुनर्वास नहीं होता, इन्हें मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखना होगा कि कौन सी पार्टी इन बस्तियों की समस्या का समाधान कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में आशीष सैनी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा बंदूनी जी के साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रभा जी, आखिर ऐसा क्यों कि विपक्षी इतने आरोप लगा रहे हैं? विपक्षियों का कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ मलिन बस्ती वालों को वोट बैंक की तरह देखते हैं, जबकि आप उनके हित से कोई मतलब नहीं है। देखिए गरिमा जी, ये जो विपक्ष का कहना है, पहले तो मैं विपक्ष को ये कहना चाहूंगी कि जब ये अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं तो ये बस्तियों को इतनी जोर शोर से आगे क्यों ला रहे हैं? अगर इन लोगों को ही बस्तियों की इतनी चिंता होती तो इतने टाइम तो, अगर हमारी सरकार हमारी है तो विपक्ष तो ये भी है ना, तो इन्होंने आज तक बस्तियों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्या जब एनजीटी की रिपोर्ट आती है तभी वो मुद्दा इनके दिमाग में भी आ जाता है कि हमें भी कुछ बस्तियों के बारे में सोचना चाहिए? तो इसलिए ये प्रश्न तो विपक्ष पे खड़ा हो जाता है कि इनको बस्तियों की कितनी चिंता है। और जहां तक है हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो हम पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं कि जब तक हमारी सरकार है वो बस्तियों का अगर कोई उनकी सुरक्षा कोई उनको देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। अभी कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर हमें बस्तियों की चिंता है तभी हम 3 बार अध्यादेश भी लेकर आए हैं कि उनको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो
हम ये भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम ही उनको घरों का मालिकाना हक देंगे, लेकिन हम ऐसी जगह उनको कैसे मालिकाना हक अभी हमारी सरकार नहीं दे सकती जहां उनके ऊपर खतरा मंडराए। अभी जैसे ये फ्लडिंग जोन की बात मैं आपको बता रही हूँ गरिमा जी, बार बार यही आ रहा है कि कई जो घर है, जो हमारी नदियों की मैं बताना चाहूंगी चौड़ाई है, वो कई जगह कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नदी का जो स्वरूप है वो कम हो गया है, उसकी चौड़ाई, उसके लिए भी टेक्निकल जो हाइड्रोलॉजिकल मैंने बताया है आपको, एक तो टेक्निकल है, साइंटिफिक जिस रही है, तो अगर उसकी चौड़ाई जब तक निश्चित नहीं हो जाती, वहां का जल स्तर हमें नहीं पता चल जाता नदी का, तो हम कैसे उनको परमानेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक है उनके आवास की, वो लोग वहां पर रह रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है, कोई उनको वहां से बेघर नहीं कर सकता, इसका आश्वासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया है। और हम उनको ऐसी जगह मालिकाना हक देके उनको झूठा या हम उनको भ्रमित नहीं कर सकते, जैसे ये विपक्ष कर रहा है कि हम उनको मालिकाना हक देंगे, हम उनको घर दे देंगे यहीं पर। क्यों? क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि हम पहले ही देना चाहते थे कुछ घरों को, तो क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां पर भी कोर्ट की तलवार इनके ऊपर आई थी कि जो जगह ही सुरक्षित नहीं है अपने में, आप उस जगह में लोगों को बसाएंगे तो ये कौन सा मालिकाना हक दे रहे हैं? पहले आप उनकी सुरक्षा की चिंता तो करिए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वहां पर स्थायी अभी उनको नहीं दे रही है मालिकाना हक, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें बस्तियों में जो हमारे भाई बहन हैं, हमारी सरकार को उनकी सुरक्षा की चिंता है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर हमको कहीं पर आवास दे रही है हमारी सरकार, तो कम से कम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। अगर वहां पर कल को कोई आपदा आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, जैसे अब सर्दी बरसात के टाइम में बारिश तेज बाढ़ आ गई और वो लोग फ्लडिंग जोन में आ गए और उनको वहां पे स्थायी आवास है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? तो अब हमने उनको कहा है, हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना है, मुख्यमंत्री योजनाएं हैं, तो जब भी हम बस्ती से एक हम ये कहेंगे कि एक सीढ़ी दर सीढ़ी प्लान बनाया गया है कि इतने घरों को पहले मालिकाना हक दिया जाएगा, अगर उनको वहां से भी कहीं विस्थापित किया जाएगा तो उनको एक अच्छी जगह दी जाएगी, एक सुरक्षित जगह उनको दी जाएगी, जिम्मेदारी के साथ उनको वहां से विस्थापित किया जाएगा। लेकिन हम उनको बिना किसी सुरक्षा के ऐसी जगह मालिकाना हक दे दे जहां उनकी जान को खतरा है, सिर्फ अपने जैसे ये विपक्ष को एक वोट बैंक एक्चुअल में बस्तियों में दिखाई दे रहा है गरिमा जी, तो इसलिए वो इस मुद्दे को इतना बड़ा चढ़ाकर कह रही है। उनको उनकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो इतने 5 सालों में वो कहां चले गए थे? उन्होंने कौन सा आंदोलन ऐसा कर दिया जो बस्तियों को लेकर, जो आज उनको बस्तियों की याद आ गई है? भारतीय जनता पार्टी तो 3 बार अध्यादेश लेकर आई है और हमने दृढ़ संकल्प है कि कोई उनको वहां से बेघर नहीं करेगा। और अगर कभी अभी अगर कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई तो हमारी सरकार उनको कहीं ना कहीं विस्थापित करेगी, इसके लिए हम संकल्पित हैं। और आप देख लीजिएगा गरिमा जी, जैसे भी कोई भी प्रस्ताव आगे आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो उनको पक्के घर भी देगी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अभी तक लगातार हमारी योजनाएं चल रही है, राज्य सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, हम देख रहे हैं। वैसे ही हमारे जो भाई बहन इन बस्तियों में रहते हैं उनके लिए भी हम योजनाबद्ध तरीके से आवास की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो आवास हमारा सुरक्षित आवास होगा, जिम्मेदारी से हम उनको आवास की सुविधा देंगे। केवल हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हम अपने नागरिकों की, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी के साथ ये काम करेंगे। तो मेरा विपक्ष से यही कहना है कि झूठ ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं और इस तरह का जो हमारी कम से कम जो जनता है उनमें एक अराजकता का माहौल पैदा ना करें कि अपनी राजनीति के लिए किसी के घर में आप ऐसा भयावह माहौल उत्पन्न कर देंगी, आने वाले समय में उनके लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि उनको रहने के लिए देखना पड़े कि क्या हम करें, क्योंकि वो भी अपने एक इंसान है, उनको भी जीने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करेगी तो उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी, ना कि वो केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको एक छोटा सा, मैं कहूंगी एक लॉलीपॉप जैसे विपक्ष पकड़ाने का काम करता है कि नहीं हम आपको पक्का घर देंगे। तो अगर इतने आप संकल्पित थे, आप कह रहे हैं हमने ये कदम उठाए थे, तो वो कारगर क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप गलत कदम उठा रहे थे, गलत दिशा की ओर आप जा रहे थे, जिसके लिए कोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि वहां पे नियमित नहीं हो सकता है। तो पहले आप इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, उसके बाद आप ये ऐसी बातें करिए। तो मैं आपको गरिमा जी ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी जो उनको नियमित करेगी, पूरी सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ उनको पुनर्वास, जो भी हमारे ये योजनाएं चल रही हैं उनको ये आवास भी प्रदान करेगी, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ और जिम्मेदारी के साथ। उनका ये हमारा संकल्प है जिसको हम पूरा करेंगे।
केवल वोट बैंक के लिए हम झूठा उनको प्रलोभन नहीं दे सकते, जैसे कि ठीक है। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति आजकल हमें चुनाव के टाइम पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब विपक्ष से ही जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आशीष सैनी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका भी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी को सबसे पहले रुक करते हैं। आशीष जी, विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बना रहा है मलिन बस्ती वालों को। देखिए, कहते हैं ना कि उम्र लग जाती है आसना बनाने में और तुमको चंद मिनट लगती है आशियान उजाड़ने में। इन्होंने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर केवल गरीब लोगों को उजाड़ने का काम किया है, इससे स्पष्ट होता है कि इस सरकार की नीयत और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले राजीव गांधी शहरी विकास योजना हुआ करती थी, उस योजना को ठप करने का काम किया है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि यदि किसी को सरकारी जमीन से हटाया जाए, अगर वहां निवास कर रहा है, तो उसके रहने की व्यवस्था क्षेत्रीय अधिकारी, जो भी नोडल अफसर होंगे, एसडीएम होंगे, डीएम होंगे, इनको करनी है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो लंबे समय से चलती आ रही, जब से हिंदुस्तान बना है। यदि किसी को भी विस्थापित किया गया है तो उसके लिए आवास की व्यवस्था की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो सरकार और अधिकारियों को उसके लिए निर्देश दिए गए हैं, फंड दिया गया है, वो आवास दिया जाना चाहिए। इन्होंने केवल राजीव गांधी आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रखने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और जितना लंबा भाषण इन्होंने दिया है, मैं तो कह रहा हूं कि यदि आप कर रहे हैं तो हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम सभी सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन जो काम ये मुंह से कह रहे हैं उसको धरातल पर करके दिखाएं। असलियत में ये है कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी को आवास देने का एक झूठा वादा इस देश से किया और 2 बार सरकार बना ली। अब तीसरी बार आया तो कुछ और वादा कर लिया। लगातार ये एक कारण क्या है कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर राजनीति करते हैं, सरकार बनाते हैं और बाद में उन वादों को भूल जाते हैं जो मैनिफेस्टो में डालते हैं। कि दोनों चीजें एक साथ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान में और इनके क्रियाकलापों में बहुत अंतर है। बार बार ये विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। लंबे समय से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रत्येक शहर में हिंदुस्तान के आवास भी दिए गए हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भी दिए गए हैं। तब भी आज भी यदि कोई बेघर है तो उसके लिए भी आवास योजना बनी हुई है। आपको देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आ रही है कि फंड जो था वो उसका दुरुपयोग करके हवाई जहाज खरीद लिए गए हैं, अपने 2.5 लाख के कुर्ते खरीद रहे हैं। लेकिन जो जनता मलिन बस्ती में रह रही है, जिसको आप मलिन बस्ती कहते हैं, मूल रूप से वो सरकारी जमीन पर रहकर उन्होंने कब्जा करके वहां बनाए हुए हैं। यदि आपको सरकारी जमीन का सही उपयोग करना है, यदि वो फ्लड जोन में आ रही है, यदि कोई खतरा है, तो आप उनके विस्थापन कीजिए ना। किसने मना किया है? इतनी बड़ी टिहरी झील, हजारों लोगों को स्थापित किया गया, आज वो अपने अपने जगह पर बैठ रहे हैं ना। तो आप सब विस्थापन की कोई नीति बनाइए और करिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की तरफ से भी मैं कह रहा हूं, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। किसी बेघर को आवास मिलेगा तो हमें क्या दिक्कत है? और हमारा तो एक घोषणा है, ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे। कोई तो आवाज बन के खड़ा हो गरीबों की, या आप केवल उनको उजाड़कर और धार्मिक चश्मे और तमाम तरह के चश्मे पहनकर जिस तरह से अपने नरपिशाच मतदाताओं को खुश करने का काम कर रहे हैं, वो किसी भी दृष्टि से मानवीय नहीं कहा जा सकता। आपके द्वारा किए गए अमानवीय कार्य राज्य की गरीब जनता पर, जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, उन पर एक कहर बनकर टूट रहे हैं और विपक्षी दल उनके साथ पूरी छाती तान कर खड़े होंगे। आपको वो पाप करने नहीं देंगे। ठीक है सर, और मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर, उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि दोनों ये बड़े दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के चलते मलिन बस्तियों का जिक्र भी कर रहे हैं, वरना इन्हें किसी को भी कोई चिंता नहीं है। श्वेत पत्र जारी करने की भी बात की गई है, हालांकि सिर्फ राजनीति होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल सत्य है। और मुझे अफसोस है कि हमारी बहन बंदूनी ने कम से कम 15 मिनट बोला और रिपीट किया, जैसे कि टैप रिकॉर्ड फंस जाता है और फिर रिपीट करता है। अभी आपको बता दें, अगर ये मलिन बस्ती, पहले तो इसका नाम देहरादून स्मार्ट सिटी में मलिन कहाँ से आ गया, ये शब्द का सुधार करें और इसका सही शब्द लेकर आए चुन करके। ये मैं जानना चाहूंगा इन दोनों पार्टियों की तरफ से भी। मैं आशीष नेगी जी से भी पहले इसमें बात हुई है, बहुत बार चर्चा इस पे हुई है। अब मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूं। गर्मियों में जब बीजेपी का पीला बुलडोजर लग रहा था बस्तियों में, तो तब बुलडोजर धड़ाधड़ तोड़ रहा था और एमजीटी के नियमों के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही थी। एमजीटी ने सीधा कहा था कि नदी के बीचों बीच से 20 फुट या 30 फुट उन्होंने जो दूरी दे रखी थी, वहां पर कोई निर्माण नहीं होगा। जबकि बस्तियों का निर्माण किसने कराया?
भाई 2005 के बाद से लेकर के मेरी बहन बंधुनी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये रातों रात जो है या तो 2000 से पहले बसे हुए हैं या फिर आजकल ही बसे हैं जब चुनाव आ गया। 2005 के बाद मुझे गिनती करके बताएं, आंकड़ों में बताएं कि मलिन बस्तियों में कितनी मलिन बस्तियां बढ़ गई है और कितने परिवार ये बढ़ गए हैं। अगर ये बढ़े हैं तो आप लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं बोला कि ये एरिया सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर कोई भी नहीं बसना चाहिए। आपका प्रशासन कहाँ गया था, आपका पुलिस प्रशासन कहाँ था जब आपने बसने दिया? सब कुछ हो गया और जब रूल आते हैं कि भैया यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे, अब आप बड़ी अच्छी कहानी बता रहे हैं टेप रिकॉर्ड लगा करके। ऐसा बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान हो रहा है। हमारा कहना सिर्फ है, अभी हमारे जो केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने शुरू से आप लोगों से श्वेत पत्र की मांग किया, पहले बताएं आप करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण करके इस पर कार्रवाई करें। एक बार बसाते समय आपको खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब आपको जब उनको रेगुलर करने की बात आ रही है तब आपको लग रहा है सर वो खतरे वाले जोन में कैसे रेगुलर करें। अरे तो पूछो नहीं भी जिन्होंने बसाया है, वो बसाने वाले भी आपके आदमी हैं। और मैं उदाहरण देता हूं, अगर मेरे चैनल आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज कोई सुनता है तो सहस्त्रधारा रोड पर जो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं और वो उनका कहना है कि अगर जो लोग बसे हुए हैं बाहर से, उन्होंने बसाए हुए हैं कि अगर तुमने हमारे वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की तो टाइम नहीं लगेगा, बीजेपी उखाड़ के फेंक देगी। तो ये रिकॉर्ड करो मेरी बात और जांच करो अगर आपको सच्चाई का पता नहीं है तो। अब ऐसा है यहाँ पर बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और उसके बाद धरातल पर कुछ नहीं करें। ये खेद है, बड़ा दुखद है। ये लोग मलिन नहीं, ये भी इंसान है। इन इंसानों को तुमने उस टाइम दया करी कि चलो जहां पर भी जगह है बस लो, और अब बोलते हो कि ये जगह जो है सेंसिटिव जोन है, ये जो है यहाँ पर फ्लड जोन है, यहाँ पर ये नदी नाले की जोन है, इसको अब यहाँ से हटाया जाना चाहिए। तब भी हम उन लोगों के साथ थे, हमने ये कहा था सरकार हटाइए, हमारा ये झोपड़ा है, इस झोपड़े के बराबर हमको कहीं पर रहने की जगह दे दी। एक और चीज है, अब क्या हो रहा है कि अगर नदी से 20 मीटर की जगह ले लो, 20 मीटर से बाद में जो 2016 के बाद आया उसका घर तोड़ दिया, और 10 मीटर के बगल में जो 2000 से पहले का आया उसको फ्लड नहीं आएगा, उस पे फ्लड नहीं आएगा, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं बीजेपी में, क्योंकि वो बरसात पैदा कर सकते हैं। वो ऐसे वैज्ञानिक हैं कि नदी से जो 10 मीटर पर 2000 से पहले का बसा हुआ है उसको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि वो 2000 से पहले का है। लेकिन जो 20 मीटर के दायरे में 2016 के बाद आया उसको सेंसिटिव जोन है, फ्लड जोन है, उसको खतरा है, उसका मकान तोड़ दिए और तोड़ेंगे और तोड़े भी जाएंगे। इस प्रकार के नियम एनजीटी नहीं देता, इस प्रकार के नियम सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, और तो और छोड़ा, एक इंसान का दिल रखने वाला उत्तराखंडी तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये होना चाहिए था कि चाहे वो 2016 से आया या 2000 से पहले का आया, जो नदी के बीचों बीच सेंटर से 20 मीटर या जो एनजीटी ने नियम दिए उन सबों को हटाया जाए, उनके लिए आशियाना पहले बना दो और उन आशियानों को दे दो। अब आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ के लिए बनी हुई है, कब बनी है, कब तक उत्तराखंड में कितने लोगों ने आप लोगों को अपने घर दिया? नहीं दिया। अभी आप गिना रहे 582 मलिन बस्तियां हैं पूरे उत्तराखंड में, जहां देहरादून में 162 हैं। आज जो लोग यहाँ काम काज के लिए आते हैं वो उन जगह बस जाते हैं। जब बस जाते हैं तो या तो मैं तो आप नाराज होंगे, या तो आपका मेयर बीजेपी के जो सरकार के या कांग्रेस के सरकार के जो मेयर रहे होंगे, जो पार्षद रहे होंगे, जो पुलिस अधिकारी रहा होगा, जो वहाँ का विधायक रहा होगा, उन्होंने कुछ न कुछ तो कमीशन या खिचड़ी खाई होगी या वोट लिया होगा जब बसाया। और अब आप कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल जब भी था तब भी बात ये करता था कि आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए, आज भी बात करता है न्याय मिलना चाहिए, एक श्वेत पत्र इशू होकर के न्याय मिलना चाहिए। और जो इन्होंने जो ये धांधली कर रहे हैं कि भैया एक बार बसा दो, एक बार उजाड़ दो, जो अभी सैनी जी ने कितना बढ़िया बोला कि हजारों वर्ष लग जाते हैं बनाने में और बीजेपी तोड़ लेती है 2 सेकंड में। तो ये बुलडोजर आपका जो है इसको रोकिए और इसको पहले आप पुनर्निवास की व्यवस्था कीजिए, और बिल्कुल एनजीटी के हिसाब से इस शहर को मलिन शहर न बोलकर एक आप जो नया वर्ड लेके आ रहे हैं कि इसको हमने स्मार्ट देहरादून बना दिया। आपका मंत्री, आपका विधायक, आपके पार्षद, आपके मेयर, आप वो यहाँ पर स्मार्ट हुए हैं। बस्तियां देहरादून आज भी नहीं हुआ है। नहीं तो जाओ, आज भी सहस्त्रधारा जो चौड़ी रोड हुआ करती थी, 2 ट्रक दोनों साइड में फंसे हुए हैं और यातायात बंद है। तो कहने का मतलब है जब जब चुनाव आते हैं तो कृपया
और कृपया इस प्रकार के झूठ ना बोलें। आप लोग 3 बार अध्यादेश अपने मर्जी से नहीं लाए, जनता के विरोध करने के बाद आपको मजबूरी करनी पड़ी। तो अपने मुंह मिट्ठू मत बनो भूली, ये मैं आपको पहाड़ी में बता रहा हूँ, ये समझना मत लो, जनता समझ गई। आपका बाइकआउट हो रहा है और आपकी हार भी निश्चित है। धन्यवाद गरिमा जी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमानों का रुख करेंगे, उनके साथ में भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बलिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बलिया से बड़ी जानकारी, जहां तबियत बिगड़ी, मंत्री शंकर की बिगड़ी तबियत, बीपी और शुगर की पहले से दिक्कत थी। बलिया से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और कार्यक्रम छोड़कर मंत्री दयाशंकर सिंह निकले आवास। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कार्यक्रम छोड़कर मंत्री दयाशंकर सिंह आवास के लिए निकले, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह की तबीयत बिगड़ी, कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर आवास के लिए निकले मंत्री दयाशंकर सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कमजोरी, अधिक दौड़ भाग करने से तबीयत खराब, सीएमओ की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। स्वदेशी सभागार बलिया में वह मीटिंग कर रहे थे, इसी दौरान एडीएम का फोन आया मेरे पास कि मंत्री जी को वोमिटिंग हो रही है, वीकनेस फील कर रहे हैं, जल्दी आके देख लीजिए। हम यहाँ से तुरंत रवाना हो गए, देखे उनको और कुछ ओरल मेडिकेशंस मैंने दिया। उनको 3 वोमिटिंग हुई थी, रात भर जगे हुए थे और रात को कुछ खाने में पनीर वगैरह भी खाए थे, बता रहे थे, तो उनको रेस्ट की सलाह दी गई, वो रेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक। अभी क्या है? अपने आवास पे विश्राम कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, केजरीवाल पर हमला, आम आदमी पार्टी का आरोप। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां केजरीवाल पर हमला, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रचार के दौरान केजरीवाल पर हुआ हमला, प्रवेश शर्मा के समर्थकों ने हमला किया, आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, पूर्व सीएम केजरीवाल पर हमले का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं मलिन बस्तियों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरुण शर्मा जी का पहले रुख करते हैं, उसके बाद शिव प्रसाद जी के साथ में शुरू करेंगे। अरुण जी, आपने सुन लिया, 3 बड़े दल फिलहाल जिस तरीके से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी मलिन बस्तियों के लोगों के हित की तो बातें करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले ही करते हैं। जो आरोप उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से लगाया गया, क्या ठीक है कि राजनीति के लिए आरोप है सिर्फ? हाँ, हम लोग कई बार इस विषय पर चर्चा मेरा बिल्कुल जितने लोग सुन रहे हैं, उत्तर में जितने नहीं आगे थोड़ा है रास्ता है, और
गरिमा, इन बस्तियों की अगर हम जनगणना की देखें मामला, तो 5% भी उत्तराखंड का निवासी नहीं है। वो सारा कौन है? वो सारा का सारा बंगाल से आया हुआ आदमी है, वो ईस्टर्न यूपी से आया हुआ आदमी है, बिहार से आया हुआ आदमी है, या जो निकटवर्ती जिले हैं सहारनपुर और बिजनौर, उनका आदमी है। उत्तराखंड के गिनती के आदमी उसमें। लेकिन ये ठीक है, अब वो बस्तियां बस गई, किनकी कमजोरी की वजह से बची, किनकी गलतियों की वजह से बची। अधिकारियों के साथ राजनेताओं ने भी इन बस्तियों को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, ये हम सबको पता है। किसने उनके राशन कार्ड बनाए, किसने उनके बिजली के कनेक्शन कराए, किसने उनके पानी के कनेक्शन कराए, किसने उनके आधार कार्ड बनाए, किसने उनके आयुष्मान कार्ड बनाए, ये तमाम चीजें हैं। और आज किसी व्यक्ति को इन जगहों पर अवैध कब्जा करवाने के लिए दंडित नहीं किया गया। होता क्या है कि एनजीटी का कोई आदेश आ जाते हैं तो सरकारी मशीनरी तुरंत निकल पड़ती है, लेकिन होता क्या है, उसके बाद थोड़े दिन बाद वो ठंडा हो जाता है, मामला खत्म हो जाता है। तो और अब अरमान की बात है तो ठीक है अरुण सर, माफी चाहते हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास में वापस लौटेंगे, तब तक आपकी आवाज को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पा रही, आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रही है। चलिए, और कुछ मेहमान हैं, उनको जोड़ते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी को हम दोबारा से सुनने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है? मलिन बस्तियों के हित की बात कौन कर रहा है? देखिए, 2010-11 के बीच में इन मलिन बस्तियों का सर्वे हुआ था। 2010-11 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 5 साल रही। उसके बाद 2018 में जब 17 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो 18 में मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया गया 3 साल का, जो 21 में पूरा हो गया। फिर दोबारा अध्यादेश लाया गया जो 24 में पूरा हुआ। फिर तिबारा अब अध्यादेश ला रखा है। तो भाई एक बात बताओ कि अगर बीजेपी के पास कुछ प्लान होता तो 2010-11 के सर्वे के बाद से पूरे 5 साल रही सरकार, तब कुछ नहीं किया। उसके बाद 3 बार अध्यादेश बढ़ा चुके, कुछ नहीं कर रही है। अब बोलेंगे साहब जब पहले प्लान बनेगा तब हटाएंगे। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि भाई मसूरी का सिपन कोर्ट है, सिपन कोर्ट में जो लोग रह रहे थे, उत्तराखंड के मूल निवासी थे, आजादी से भी पहले से रह रहे थे, उनको क्यों हटाया आपने? क्यों हटाया? कोई जवाब है? उनके लिए पुनर्वास के लिए आपने कहा क्या व्यवस्था करी? कोई जवाब है? पिछले वो 5-6 साल से बेचारे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, तबाह हो गए। उनके लिए जवाब है? क्योंकि वो वोट बैंक में उनकी संख्या कम है, इसलिए आपके पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है। वो होते 10, 15, 20 हजार, 2 लाख, 4 लाख, तो फिर बीजेपी कर लेती। और जो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपके पास व्यवस्थाएं कब होंगी? आपके पास उनके लिए इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए कोई कार्य योजना नहीं है। आप फर्ज करो कि कल ही ये तय हो जाए कि साहब ये जहां पे मलिन बस्तियां हैं, ये जो नदी है, इस पे पूरा एक डैम बनेगा, तो जो मलिन बस्तियां हैं भी उनको रातों रात हटा दिया जाएगा। जो भी पैकेज है उनको दे दिया जाएगा। जैसे टीरी डैम का उदाहरण दे ही रहे थे हमारे सर सैनी साहब, रातों रात हटा दिया। टीरी डैम, टीरी वालों को किसने डुबाया? भाजपा ने। बीजेपी के रहते टीरी को डुबाया गया, लेकिन तब रातों रात डुबा दिया क्योंकि पूंजीपति थे, पैसा इन्वॉल्व था, तो हटा दिया सीधे। कोई योजना थोड़ी थी तब भी। जब टीरी डैम डूब गया तब जो गांव कट गए, मदन नेगी जैसे, प्रताप नगर जैसे, उनके लिए टीरी डैम डूबने के बाद पुल बनाए गए। उसके बाद कार्य योजना वहां भी नहीं थी, लेकिन आपने हटा दिया क्योंकि आपका इंटरेस्ट था। यहां पे आप इसलिए नहीं हटा रहे हो क्योंकि
यहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, वहां हटाया तो वहां इंटरेस्ट था, हटा दिया। यहाँ हटा इसलिए दे रहे हो, आपके पास वोट बैंक है इसलिए आपका इंटरेस्ट है। 3-3 बार आप, भाई जब आप हाई कोर्ट बोल रहा है हाई कोर्ट के नहीं मानते, एनजीटी बोल रहा है आप एनजीटी की नहीं मानते, तो सिपन कोर्ट वालों ने क्या बिगाड़ा था आपका? बस सिर्फ उनका इतना ही दोष था कि वो वोट बैंक में कम थे, इसलिए आपके पास उनके लिए भी कोई कार्य योजना नहीं है। ये राजनीति का ये जो चेहरा है ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। और बड़ी बात यह है कि अगर आज भी मलिन बस्ती के लोगों को बोल दिया जाए भाई जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं वो सब 10-10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमीन की खरीद बिक्री करके रह रहे हैं, वो लोग जिन्होंने वो जमीन खरीदी वो भी जानते हैं कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कोई रजिस्ट्री नहीं होती, भली बात ही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, फिर भी उनको संरक्षण कौन दे रहा है? और अगर आज भाजपा अभी आज भी चाहे, उन्होंने कहा साहब तुम्हारे लिए 3 BHK फ्लैट फलानी जगह पे तुम्हें आवंटित किया जा रहा है, तो सारे, मुझे नहीं लगता कि एक भी मलिन बस्ती वाला वो छप्पर, टिन सेट का छप्पर छोड़ के वहां नहीं आ जाएगा। 100% मलिन बस्ती के लोग आ जाएंगे। पर आपके पास कोई कार्य योजना तो हो, आप बोलो कि साहब आपके लिए ये सेट है, ये बिजली पानी की व्यवस्था है और आपको पर मंथ जो है इतनी किस्त देनी है, बात खत्म। इतना ही तो करना है, इतनी तो व्यवस्था करनी है। उन्होंने कहा साहब आपने हर महीने इतनी किस्त देनी है, इतनी डाउन पेमेंट दे दो और आप हट जाओ, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब आप राजनीति ही उनके वोट बैंक पे करोगे तो भाई, जब आप राजनीति उनके वोट बैंक पे करोगे तो हाई कोर्ट की आप मान नहीं रहे हो, PIL जो लोग कर रहे हैं उनकी आप मान नहीं रहे हो, NGT आपको बार बार डंडा कर रहा है उसकी नहीं मान रहे हो, हर बार आप हिंदू मुस्लिम करके या जो भी करके आप सरकार बना ले रहे हो, फिर बोलते कि खाता ना भाई जो हम कहें वो सही बन रहा। आपके पास क्या लॉजिक है? कार्य योजना बन रही है। मुझे ये बता दो पिछली लास्ट बैठक कब हुई थी आपकी? आपकी बैठक सिर्फ इसलिए होती है कि अध्यादेश का टाइम हो गया है, अभी अध्यादेश बढ़ाना है। इसके अलावा कोई बीच में कभी आपने सुना कि मलिन बस्तियों को पुनर्वास करने के लिए, मलिन बस्तियों का रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन करने के लिए, उनका विस्थापन करने के लिए कोई बैठक हुई? कभी सुना? क्यों नहीं होती? क्योंकि आप चाहते हो कि दर्द रहेगा तो मरहम लगाने की राजनीति भी रहेगी। तो इस राजनीति से बीजेपी को बाहर आना चाहिए और समाधान की राजनीति करनी चाहिए। राजनीति करो तो पॉजिटिव करो, समाधान की करो। ये क्या कि उनके गर्दन पे आपने तलवार लटका रखी है, कभी सर्वे के नाम पे 3 बार आपने अध्यादेश बना दिए, क्या सोचे रहे हैं लोग? और ऐसा नहीं है कि आपने कोई रोक लगा रखी है। आप मुझे बताओ 15 साल से लगातार नगर निगम में भाजपा की सरकार है कि नहीं है? उससे पहले नगर पालिका में भी भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष थे, क्या करा आपने? भाई नगर पालिका अध्यक्ष तो आप ही के थे, नगर निगम के पौर भी आपके ही हैं, क्या किया तब से बताओ? मलिन बस्तियों में आजकल हटाने के लिए कोई कार्य योजना की हो, कोई रोका हो तो बताओ? कोई नहीं। कोई रोकता है, NGT का आदेश आता है, अधिकारियों को मजबूरन नौकरी बचाने के लिए काम पे लगना पड़ता है, आपके नेता आके वहां रोक जाते हैं कि नहीं जी। आजकल चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये सहस्त्रधारा रोड पे जो आपका ट्रंचिंग ग्राउंड है जिसपे सैन्य धाम बना रहे थे, वहां आजकल धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं और खुद आपके नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने मकान बना रखे वहां पे, वो कब्जा रहे हैं। आपके पार्षद, आपके विधायक तो दूर, आपके नगर निगम के कर्मचारी भी वहां कब्जा रहे हैं, उन्होंने भी तार बाड़ कर ली, उन्होंने भी टिन सेट बना रखे कर्मचारियों ने। क्या कर रहे हो आप लोग? तो ये नौटंकी बंद होनी चाहिए, सीरियसली काम करो। मैं ये नहीं कह रहा, देखो हर एक आदमी है, उसमें भी जान है, उसका भी परिवार है। भाई पानी आपने दे दिया, बिजली आपने दे दी, सब कुछ आपने वोट बैंक कार्ड बना दिए, राशन कार्ड भी बना दिए, दारू आप वहां पहुंचा रहे हो चुनाव के टाइम पे, राशन के कट्टे आप वहां चुनाव के टाइम पे पहुंचा रहे हो, तो भैया उनके विस्थापन के लिए भी तो काम करो, उनके पुनर्वास के लिए भी तो काम करो। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। बीजेपी का एक सर्वे है गरिमा जी, इन्होंने एक वोटर वाइज सर्वे निकाल रखे कि मलिन बस्ती में कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन OBC है, कौन गैर पहाड़ी राजपूत है, कौन गैर पहाड़ी ब्राह्मण है। सारा सर्वे है इनके पास, कौन कौन अनुसूचित जाति का है, हर एक, मतलब एक वोटर का सर्वे है, मेरे पास लिस्ट है उसकी बीजेपी की। तो यार भाजपा संगठन के पास एक वोटर की मलिन बस्ती के आदमी की लिस्ट है, उसके धर्म वाइज, उसके जाति वाइज। और आपकी सरकार के पास, आपके सिस्टम के पास उसकी लिस्ट नहीं है कि कितने लोग अवैध रूप से काबिज है। कमाल। इस तरीके की पॉलिटिक्स से बाहर आइए। और जब हाई कोर्ट कह रहा है, जो NGT कह रही है, उसका एक समाधान रास्ता निकालिए। मैं तो कह रहा हूं, आपको एक रास्ता दे रहा हूं,
ट्रिपल कोड के लिए आपने कुछ नहीं किया। हम रास्ता दे रहे हैं, आप 2-3 BHK बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सारी, उसी के अंतर्गत बनेगा, राज्य सरकार को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आप दो और उनसे सर्किल रेट के आधार पे या उनसे किस्त वाइज बांध दो। मुझे नहीं लगता कि एक भी मलिन बस्ती वाला जाएगा, पर लेकिन उसके लिए आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पर आप जब वोट बैंक ही उनकी छाती पे चढ़ के करोगे तो ये जो झेल रहे हैं ये लोग झेल रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी बनने के बजाय आप स्लम सिटी बन गया। धन्यवाद। ठीक है सर, चलिए और विस्तार से चर्चा करेंगे। अरुण जी को एक बार फिर से सुनने का हम प्रयास करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मलिन बस्तियों को लेकर। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अरुण जी, आपने सभी विपक्षी दलों को सुन लिया, इसके पहले भी हमने आपसे जवाब लेने का प्रयास किया लेकिन आपकी आवाज ठीक नहीं थी। सर, क्या लग रहा है, मलिन बस्तियां क्या सिर्फ वोट बैंक तक राजनीतिक दलों के लिए सीमित हैं या असल में कोई उनके हित के बारे में विचार भी कर रहा है? क्योंकि उनके सामने जो समस्याएं आती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ उनको याद करना, उनके लिए चिंतित आप हो रहे हैं, ये दिखाना ठीक कितना है? देखिए गरिमा, पहली चीज तो जितनी भी मलिन बस्तियां हैं एक तरफ उनको अवैध कहा जाए, और वो अवैध है तो वो अवैध बसाई किसने? मैं पहले भी आपके साथ डिबेट में बैठ चुका हूं और मेरा सवाल पहले भी ये था, क्या आज तक इन बस्तियों को बसाने वाले, इन बस्तियों में इनके लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन करवाने वाले वो कौन लोग हैं? क्या उन्हें कभी दंडित किया गया? और क्यों एक मलिन बस्ती है और उसके बाद कुछ घर होते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा मोहल्ला बच जाता है, और तमाम जितने राजनीतिक लोग हैं वो उनकी मिजाज पुरसी में लग जाते हैं। और आज जब फ्लड की बात आ रही है तब उनको विस्थापित करने की बात हो रही है, और विस्थापित में भी उनको लाभ मिलेगा। मुझे तो याद है मेरे ऋषिकेश में गंगा के किनारे तमाम मलिन बस्तियां, जिनमें कौन लोग रह रहे हैं? बंगाली लोग रह रहे हैं, बिहारी लोग रह रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग तो रह ही नहीं, ये तमाम पक्के रह रहे हैं। या जो हमारे उत्तराखंड के निकटवर्ती जिले हैं, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, उनके लोग रह रहे हैं। उत्तराखंड के कितने लोग हैं? 5% भी लोग भी नहीं है। और हर वर्ष जब बरसात आती है तो उनको मुआवजा भी मिलता है, उनको राशन भी मिलता है, उनको तमाम सुविधाएं दी जाती है, और हर साल वही स्थिति है। तो हर साल उस स्थिति को आने की बजाय क्यों नहीं उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते, और या उनको विस्थापित करके निश्चित तौर पर एक प्रावधान किया जाए कि अब अगर कहीं कोई अतिक्रमण होगा तो उसके लिए वो अधिकारी दंडित किया जाएगा जिसके क्षेत्र में वो अतिक्रमण हुआ। आज तक हुआ ही नहीं, और इसीलिए तय मिलती है उन लोगों को। आज एक आदमी किसी जगह से आके बसता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने 10 रिश्तेदार ले आता है, और ये तमाम जगह हो रहा है। खासकर जहां जहां नदियां हैं उत्तराखंड के अंदर, वो कोई सा जिला हो, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ या कोई भी हो, जितनी मलिन बस्तियां हैं ये नाले, खाले और नदियों के किनारे बसती है, क्योंकि वहां सुगम होता है बसना, वो जगह खाली होती है। लेकिन जब आपदा की स्थिति आती है तो तमाम मछलियां उनको बचाने में और उनको पोषण में लग जाती है। हम क्यों किसी कारण से उनको दंडित नहीं कर पा रहे? मैं शिबू भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। शिबू भाई ठीक कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाइए, फ्लैट दीजिए उन्हें, सब चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा कोई अतिक्रमण नहीं होगा। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या आज तक किसी ने कोई जिम्मेदारी तय करी, या आज तक किसी जगह किसी ने किसी को दंडित किया? आज तक तो नहीं हुआ। तो वो परंपरा बन गई है और उससे उन लोगों के हौसले बढ़ते जाते हैं। दूसरी चीज, एक आशीष भाई ने शब्द बोला, मेरी समझ में नहीं आया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये शब्द क्यों बोला, नर 50 मतदाता।
मेरी समझ में नहीं आया ये क्यों बोला। ये किसके लिए बोल रहे थे नर पिशाच मतदाता? क्या उत्तराखंड के लोग नर पिशाच है? क्योंकि भविष्य के मतदाता तो वही है नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय चुनाव है, तो तमाम जगह वही मतदाता है। ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? गरिमा अगर ये स्पष्ट कराएंगी तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। जी गरिमा। ठीक है, बिल्कुल अभी जवाब लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में लगातार बने हुए आशीष सैनी जी। आशीष जी, सुन लिया होगा आपने? जी मैंने सुन लिया है, और मैं इस प्रकार के विचार अक्सर बहुत सारे लोग जिनके पेट भरे हुए होते हैं उनसे सुनता हूँ। वो हमेशा गरीब लोगों से और दूसरे राज्यों के जो लोग हैं उनसे बड़ी नफरत करते हैं, और वो नफरत इन महोदय ने अपने विचारों में भी रखी, और हम उस नफरत के खिलाफ है जो किसी गरीब और कमजोर व्यक्ति के खिलाफ होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत गरीब होता है किसी राज्य में या किसी शहर में काम करने के लिए, तो अक्सर वो कोई ऐसा कोना, कोई छोटी सी जगह ढूंढकर तिरपाल डालकर, छोटी सी पन्नी डालकर रहने का काम करता है। वो बड़ी बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को उसमें अपने आप को छुपा पाता है कि बारिश से और धूप से इन चीजों से बचा सके। तो एक छोटा सा अवसर उन्हें मिलता है कि भाई वो कैसे भी करके रह सके, लेकिन एक चुनी हुई सरकार जिसपे करोड़ों रुपए का बजट है, वो उनको छोटा सा घर बनाने की घोषणा करती है। वहां पे जो तत्कालीन जो भी डीएम और एसडीएम जैसे अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको एक छोटा सा आवास और नहीं तो तात्कालिक व्यवस्था में रैन बसेरा बनाकर दे। ये जिम्मेदारी है उनकी। एक वेलफेयर गवर्नमेंट का प्रथम काम है देश के गरीब और कमजोर आदमी के लिए खड़ा होना। ये अधिकारियों की, ठेकेदारों की और पूंजीपतियों की चापलूसी के लिए सरकार नहीं बनती। ये सरकार गरीब आदमी के वेलफेयर के लिए है। और यदि गरीब आदमी की शक्ल देखकर, उसके पुराने कपड़े देखकर या उसकी बदहाल व्यवस्था देखकर आपके मन में घिन आती है, तो निश्चित रूप से जिसके मन में घिन आ रही है, इसके विचारों में घिन आती है, वो एक नर पिशाच है जो लाश पर बैठकर राजनीति करने का काम करता है। और हम उन सब के खिलाफ होंगे जो किसी गरीब आदमी के बारे में ऐसे विचार रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक अच्छे राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के नागरिकों की मदद के लिए कोई भी प्लान बनाए, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, या उनके आवास की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो। जब आप सड़क बनाते हैं तो क्या सड़क में अमीर और गरीब आदमियों के लिए अलग अलग लेन बनती है? वो सभी के लिए समान रूप से है। इसलिए आवास, यदि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास देश में कहीं आवास नहीं है, तो राज्य की सरकार की उस जगह के डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी है उनको आवास दे। ठीक है, उनके प्रति नफरत का भाव रखना। देश के प्रति नफरत अभी का भाव बीजेपी की प्रभा बंदूनी जी कुछ कहेंगे। अभी बीजेपी की प्रभा बंदूनी जी हैं, अभी फिलहाल सत्ता में वो हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और बहुत अच्छी बात अरुण जी ने कही थी। प्रभा जी, आपने सुना होगा कि अवैध इनके साथ किसने जोड़ा? इन्हें अवैध कहा जाता है। बस्तियां बसने क्यों दी गई? अब आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति बस्ती में रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, किसी भी जगह पर रह रहा है, अगर वहां से उसको हटाया जाएगा तो उसके सामने कितना बड़ा संकट होता है। जी गरिमा जी, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, अरुण जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पहले तो मैं कहूंगी, मैंने तो कई इनके साथ डिबेट की, इनके पास शब्दों का मेरे को लगता है अकाल पड़ा हुआ है। मैं जब भी देखती हूँ इनकी भाषा शैली इतनी गंदी होती है। इन्होंने नर पिशाच, अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत, ये बोल सकते थे कि मैंने गलत शब्द बोला, आपकी पार्टी भी नर पिशाच है। ठीक है, अभी उस पर चर्चा नहीं। गलत बात। आशीष जी प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे आप। हो गया, बोलिए। प्रभा जी आप बोलिए। आप बहुत बोलती है बीच में। आशीष जी प्लीज क्लोजिंग टाइम है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट। उनसे जवाब ले लीजिए ना। बोलिए प्लीज मैम, बोलिए, आप बोलिए। आशीष जी प्लीज शांत हो जाइए, म्यूट कर दीजिए आशीष जी को। दूसरे को भी मौका मिलेगा। नहीं, आप ये देखिए, अगर इन्होंने कहने का मतलब है कि बस्तियों से इनको वोट मिलता है, क्योंकि इनको बचाने का काम एक्चुअल में मैं बताऊं, जब 2016 था, बीज इन्होंने बो दिया था। इनकी हरीश रावत जी की सरकार थी, ये भूल गए हैं। इन्होंने बीज बोया, पेड़ बोया, फिर कहने लगे हम आपको घर देंगे, प्लीज आप आइए। आज ये ऐसे, इसका मतलब जो उत्तराखंड की जनता है इनको इसीलिए नकार रही है क्योंकि वो सब नर पिशाच है। वोट बैंक इनकी बस्तियां थी, अब इनको लगता है कि वो बस्ती भी इनके हाथों से चली गई है। उनको पता लग गया है लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें ना तो घर दिया, कल्पनाएं हमारे मन में भरते हैं, थोड़ा राशन दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन ठीक है। देखिए, उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि वोट बैंक तक आप सभी दलों की ओर से ऐसा लगता है कि उन्हें बनाकर रखा गया। अब उनके हित की बात कीजिए, उनके बारे में विचार करिए। और जो अवैध बस्तियों की आप बात करते हैं, इन्हें बसने क्यों दिया जाता है? आप लोगों के कार्यकाल के दौरान, आप लोगों की सत्ता पक्ष के दौरान ये विचार करना चाहिए,
क्योंकि बाद में उनके लिए बहुत कुछ कर जाने के दावे करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो देवभूमि के दंगल में निकाय चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर अब चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों को, ऐसा लगता है कि मलिन बस्तियों की चिंता सभी दलों को खूब सता रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।